हेलो। आज की वीडियो में हम करेंगे फाइनेंसिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल कि हमने जो है वर्किंग कैपिटल को कैसे फाइनेंस करना है। तो एक पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो है वो दो तरह की वर्किंग कैपिटल रहती है। एक परमानेंट और दूसरी जो है वो टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल, जिसको मैंने पिछली वीडियो में बताया था। काइंड्स ऑफ वर्किंग कैपिटल की वीडियो आप देख सकते हैं। उसमें आपको मिल जाएगा कि टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, एक परमानेंट रहती है, दूसरी टेम्परेरी रहती है। तो परमानेंट वर्किंग कैपिटल का मतलब है कि जिसमें मिनिमम वो रिक्वायरमेंट जो मिनिमम बेसिस पर हमारी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्टमेंट रहनी ही रहनी है वर्किंग कैपिटल में, वो हमारी परमानेंट हो जाती है, जिसको फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल भी बोल देते हैं। और दूसरा टेम्परेरी की जो सीजनल फ्लक्चुएशन की वजह से या कुछ स्पेशल ऑर्डर की वजह से, स्पेशल रिक्वायरमेंट की वजह से जो रिक्वायरमेंट होती है उसको हम टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल बोल देते हैं। तो जो सोर्सेज ऑफ वर्किंग कैपिटल है, इसके लिए हमने इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है कि परमानेंट और फिक्स वर्किंग कैपिटल को हम कौन कौन से सोर्सेज से फाइनेंस कर सकते हैं, और टेम्परेरी और वेरिएबल जो वर्किंग कैपिटल है उसको हम कौन कौन से सोर्सेज से फाइनेंस कर सकते हैं। और आप चाहें तो इनको इकट्ठा भी लिख सकते हैं कि सोर्सेज ऑफ वर्किंग कैपिटल ये हमारे पास लॉन्ग टर्म के लिए, ये शॉर्ट टर्म के लिए है, कि जो शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट है या टेम्परेरी रिक्वायरमेंट है उनको हम इससे पूरा कर सकते हैं, और जो परमानेंट बेसिस पर जो रिक्वायरमेंट हमारी है उनको हम लॉन्ग टर्म सोर्सेज से पूरा करते हैं। क्योंकि इसमें फिर हमारे पास जो है वो रिस्क कम हो जाता है, क्योंकि हमारे पास जो है वो सोर्सेज ऑफ फंड्स बने रहते हैं। तो इसमें पहला आपका परमानेंट के लिए शेयर्स, इसके बारे में आपको पता है कि कंपनी के पास सबसे जो सोर्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है फाइनेंस के लिए, दैट इज शेयर कैपिटल। तो कंपनी जो है वो शेयर्स इशू कर सकती है, और शेयर्स के थ्रू जो है वो फंड्स रेज किए जा सकते हैं, और दैट इज़ फॉर लॉन्ग टर्म। सेकंड है आपके पास डिबेंचर्स का। तो डिबेंचर्स जो है वो डेट कैपिटल है, दैट इज ऑल्सो फॉर लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म के लिए हैं कि वो सिक्योरिटीज़ जो है वो डिबेंचर्स इशू किए जाते हैं, और जो है फर्म को उस पर आसानी से लोन्स मिल जाते हैं। तो ये आपने बहुत बार पढ़े हुए हैं, इसलिए बहुत डिटेल में नहीं बताया जा रहा आपको। तो शेयर्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए। पब्लिक डिपॉजिट्स, पब्लिक डिपॉजिट्स के लिए बेसिकली क्या है कि जो लार्ज स्केल कॉरपोरेशंस हैं, सिर्फ वही जो है वो पब्लिक डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर सकती हैं, उन्हीं को परमिशन मिलती है। इसके लिए कुछ क्राइटेरियाज हैं कि इतनी जो है उनकी टर्नओवर के बारे में, प्रॉफिट्स के बारे में। तो वो जो क्राइटेरिया फुलफिल करेंगी वही ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं पब्लिक डिपॉजिट्स के थ्रू जो है वो फंड्स रेज कर सकती हैं। अदरवाइज जो है वो छोटी ऑर्गेनाइजेशंस के पास ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं रहता है। तो ये हो गया आपका पब्लिक डिपॉजिट्स की, पब्लिक के थ्रू जो है वो फंड्स रेज किए जा सकते हैं। देन प्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स, ये हमारे जो हमारी रिटेन्ड अर्निंग्स हैं, प्रॉफिट्स हैं, उनको ही हम बिजनेस में री इन्वेस्ट करके जो है अपनी वर्किंग कैपिटल को फाइनेंस कर सकते हैं। तो इसमें ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी आती है कि जो है वो डिविडेंड पॉलिसी के साथ कैसे मैच करना है, और कितने प्रॉफिट्स जो है वो बिजनेस में री इन्वेस्ट करने हैं, और कितने एज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो ये हमें वहाँ से डिसाइड करना पड़ता है। एंड लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, और ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स, उन बैंक से जो है हम अपनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट्स, उन लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट्स के लिए बेसिस पर जो है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी लोन्स ले सकते हैं। तो ये सब आपने पहले पढ़े हुए हैं, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताएं। देन टेम्परेरी और टेम्परेरी और वेरिएबल वर्किंग कैपिटल। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले आ गया कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स के थ्रू जो है हम शॉर्ट टर्म लोन्स जो है वो रेज कर सकते हैं, और वो कमर्शियल बैंक्स जो है हमारी शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स को जो है पूरा कर देते हैं। चाहे वो लोन्स के थ्रू हैं, कैश क्रेडिट्स के थ्रू हैं, या ओवरड्राफ्ट्स हैं, या बिल्स डिस्काउंट करने का के थ्रू जो है वो हमारे कमर्शियल बैंक जो है टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को पूरा कर देते हैं। लोन्स का मतलब कि शॉर्ट टर्म लोन है आपका, और बैंक जो है वो कोई सिक्योरिटी आपसे लेगा, और उस सिक्योरिटी के बदले में जो है आपको लोन्स इशू कर दिए जाते हैं। कैश क्रेडिट के लिए क्या होता है कि बैंक जो है वो आपको एक लिमिट दे देता है, और उस लिमिट तक जो है वो कैश आप जो है किसी टेंजिबल सिक्योरिटी को बैंक के पास गिरवी रख के, और उससे जो है उस कैश लिमिट तक के फंड्स जो है वो बैंक से विड्रॉ कर सकते हैं। एंड या फिर ओवरड्राफ्ट्स हैं, तो ओवरड्राफ्ट्स की आपका बैंक में अकाउंट है और बैंक ने जो है आपको एक फैसिलिटी दी हुई है कि आप जो है इस लिमिट तक जो है अपने इस अकाउंट से विड्रॉ कर सकते हैं। या फिर जो डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स की, जो हमारे बिल रिसीवेबल्स हैं, उन बिल रिसीवेबल्स को जो है बैंक के थ्रू हम डिस्काउंट करवा सकते हैं। बिल रिसीवेबल के बारे में तो आपको पता ही होगा कि जब जिसमें एक एक्सेप्टर होता है और एक राइटर होता है, तो उसने लिखा होता है कि ये है, ये बंदा जो है मुझे, ये पर्सन जो है मुझे इतने अमाउंट इतने टाइम के बाद देगा, और आप वो दूसरा पर्सन उसको एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ जी मैं जो है इतने पैसे इतने टाइम के बाद पे करूँगा। तो वो उतने टाइम बाद पेमेंट मिलनी है, तो बट अगर जो है वो कमर्शियल बैंक के थ्रू हम उसको टाइम से पहले भी डिस्काउंट करवा सकते हैं। तो कमर्शियल बैंक हमें उसमें हेल्प करते हैं, और उसके थ्रू जो है हम अपनी वर्किंग कैपिटल को जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए फाइनेंस कर सकते हैं। टेम्प्रेरी वर्किंग कैपिटल को हम इन टेम्प्रेरी सोर्सेज से पूरा कर सकते हैं। देन इंडिजीनियस बैंकर्स, यानी कि आपके वो साहूकार जो है, मनी लेंडर्स, प्राइवेट मनी लेंडर्स, प्राइवेट बैंक्स जो हैं,
वो इस कैटेगरी में आते हैं। तो इंडिजीनियस बैंकर, साहूकार टाइप के लोग, वो भी जो है क्योंकि इनके पास क्या है कि हमें फंड्स तो मिल जाते हैं, बट क्या है कि थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट ज़्यादा रहता है। और इनको हम इसलिए प्रेफर कर लेते हैं क्योंकि इनसे आसानी से मिल जाता है, फॉर्मेलिटीज़ कम करनी पड़ती हैं। फॉर्मेलिटीज़ जो है अगर आपको कमर्शियल बैंक से लेना है तो उसमें आपको जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, पेपर फॉर्मेलिटीज़ बढ़ जाती हैं, टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो इंडिजीनियस बैंकर्स के थ्रू भी जो है हम उसको अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। देन ट्रेड क्रेडिटर्स की हमने अपनी सेटिंग जो है की हुई है किसके साथ, अपने सप्लायर्स के साथ। और जो सप्लायर्स हैं वो हमें जो है वो क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं कि ये जो है आप को मटेरियल मिल जाएगा, बट उसकी पेमेंट आपको 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद करनी है। तो उतना जो है वो ट्रेड क्रेडिटर्स के थ्रू हमें फाइनेंसिंग हो जाती है, यानी कि उनको उसी टाइम पे नहीं करना है। आपको मटेरियल मिल रहा है, बट आपको पेमेंट जो है वो 1 महीने या 2 महीने या 3 महीने बाद करनी है। तो हो सकता है कि उतने टाइम में आप जो है उसको कन्वर्ट करके सेल्स में फंड्स वहाँ से रेज कर सकते हैं। तो आपको जो है वो उतने टाइम का क्रेडिट यहाँ से ट्रेड क्रेडिटर्स के थ्रू, ट्रेड क्रेडिटर्स नहीं लिखना है इसको, आपने ट्रेड क्रेडिट्स लिखना है, ट्रेड क्रेडिटर्स नहीं है ये, आपका ट्रेड क्रेडिट है, ट्रेड क्रेडिट, ये आपका ट्रेड क्रेडिट है। तो ट्रेड क्रेडिट का मतलब कि जिसमें हमने अपने सप्लायर्स के साथ जो है वो की हुई है टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड, और वो सप्लायर्स हमें क्रेडिट प्रोवाइड करेंगे और उतने समय के बाद हमें उन्हें पेमेंट करनी है। देन इंस्टॉलमेंट क्रेडिट का मतलब कि हमने जो है कोई एसेट परचेज करी है और उसको जो है पेमेंट हमने इमीडिएटली पेमेंट करने की बजाय उसको जो है इंस्टॉलमेंट्स में पे कर रहे हैं। तो उससे भी हमारे जो है वो पेमेंट्स डिले हो जाती हैं, और पेमेंट्स डिले होने का मतलब है कि हमें जो है एक तरह से सोर्स ऑफ फाइनेंस वहाँ से मिल रहा है। देन एडवांसेस का मतलब है कि एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर्स, कि जब हमने सामान खरीदना है उधार में, तब हमने जो है उधार में खरीदना है, अपने सप्लायर्स को कहना है कि हमें जो है उधार दे दो। और जब बात आती है कि कस्टमर्स की, तो हम कस्टमर्स को कहते हैं कि जो है आपका ऑर्डर प्रोसेस करने के लिए जो है हमें इतना एडवांस दे दें। तो क्या है कि अभी ऑर्डर हमने दिया, मतलब उन्होंने ऑर्डर दिया है, और अभी हमने सामान उनको सेल नहीं किया, और सेल से पहले ही ऑर्डर के साथ जो है कुछ एडवांस मनी हमने ले ली, तो वो भी एक सोर्स ऑफ फाइनेंस में आ जाता है। देन अकाउंट्स रिसीवेबल्स के बारे में आपको पता ही है। जैसे मैंने बताया था कि वो बिल रिसीवेबल्स आ गए आपके, तो बिल रिसीवेबल्स जिसमें जो है वो लिख के रिटर्न में आ जाता है हमारे पास, चाहे वो बिल रिसीवेबल्स हैं या प्रोमिसरी नोट्स हैं। तो उसमें जिसमें प्रोमिसरी नोट्स, जिसमें जो है एक पर्सन गारंटी देता है कि जी मैं आपको इतने समय बाद इतने पेमेंट करने के लिए तैयार हूँ, और वो प्रोमिसरी नोट बन गया। तो उसके थ्रू भी जो है हमारे पास पेमेंट्स आ जाती हैं। देन एक्रूड एक्सपेंसेस का मतलब कि एक्सपेंसेस यानी कि वो खर्चा तो हमने इनकर कर लिया, बट अभी उसकी पेमेंट नहीं की आपने, जो है वो वेजेस, लेबर है, लेबर से काम करवा लिया बट उसकी अभी पेमेंट नहीं की, दैट इज एक्रूड एक्सपेंसेस। तो उससे भी क्या है कि हमारे पास जो है शॉर्ट टर्म फाइनेंस जो है वो रेज हो जाते हैं, मतलब हमें वो खर्चा साथ साथ पे करने की जरूरत नहीं है। 1 महीने का, 15 दिन का, या 2 महीने का जो भी है, वो उतना मार्जिन मिल जाता है, उतने टाइम बाद उस खर्चे को पे करेंगे, तो उतने टाइम के लिए वो फंड्स एक किस्म से हमारे पास हैं जिनको हम कहीं और भी यूटिलाइज कर सकते हैं। उस खर्चे को पे करने के लिए जो है उन फंड्स को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। देन डेफर्ड इनकम्स का मतलब कि इनकम जो है वो अर्न कर ली गई है, बट दैट इज इनकम दैट इज रिसीव्ड इन एडवांस। तो जो एडवांस में हमने रिसीव कर लिया, दैट इज डेफर्ड इनकम। तो कुछ कई बार ऐसे होता है कि जिस इनकम को हम पहले रिसीव कर लेते हैं बट एक्रू नहीं होती है, वो भी एक सोर्स ऑफ फाइनेंस के तौर पे हमारे पास हेल्प करती है। देन कमर्शियल पेपर्स, तो ये थोड़ा सा नया है आपका, मतलब अलग सी चीज़ है, इसको ध्यान में रखना है कि कमर्शियल पेपर्स क्या है। ये भी जो है वो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो इशू कर सकती हैं, और उसके लिए जो है उनके कुछ नेटवर्थ की कंडीशंस हैं कि इतनी मिनिमम नेटवर्थ होनी चाहिए। तो वो नेटवर्थ उतनी होगी तब जाके जो है ये कमर्शियल पेपर जो है वो फर्म्स इशू कर सकती हैं। दिस इज काइंड ऑफ अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट्स। जो कमर्शियल पेपर्स हैं दे आर काइंड ऑफ अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट्स, की कंपनी प्रॉमिस करती है कि इतने टाइम बाद आपको जो है पेमेंट कर दी जाएगी इतने रुपए की। तो उसके अकॉर्डिंगली जो है वो कमर्शियल पेपर्स ऑर्गेनाइजेशन इशू कर सकती हैं। बट ये जो कमर्शियल पेपर्स हैं ये सभी ऑर्गेनाइजेशन इशू नहीं कर सकती। इसको इशू करने के लिए क्या है कि उनकी जो है वो कुछ सर्टेन कंडीशंस हैं, सेबी की, आरबीआई की। तो वो कंडीशंस उनको फुलफिल करनी पड़ती हैं। जब वो कंडीशंस फुलफिल होती हैं तभी जो है वो कमर्शियल पेपर्स इशू कर सकती हैं। तो इससे क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन को एक सस्ते सोर्स पर आसानी से फंड्स मिल जाते हैं। देन टेंथ इज फैक्टरिंग। फैक्टरिंग
का टॉपिक क्या होता है कि फैक्टरिंग में जैसे हमारे पास ये बिल रिसीवेबल्स की बात बताई थी मैंने आपको, तो बिल रिसीवेबल्स में क्या है कि उसकी पेमेंट हमें 2 महीने बाद 3 महीने बाद मिलनी है। और या फिर हम क्या कर सकते हैं कि उन बिल्स को बैंक से डिस्काउंट करवा सकते हैं, तो बैंक जो है वो अपने डिस्काउंटिंग फीस अपनी चार्ज करता है और डिस्काउंटिंग फीस चार्ज करने के बाद आपको जो है वो बैलेंस अमाउंट पे कर दी जाती है। बट क्या है कि ये जो फैक्टरिंग है, इस फैक्टरिंग की हेल्प से हम क्या है कि एक सर्कल बना लेते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में आपको अलग से बताएंगे रिसीवेबल मैनेजमेंट के टाइम पे। तो बेसिकली क्या होता है कि एक बैंक के साथ हमने हमारी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, उस बैंक को हम फैक्टर बोलते हैं, उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को फैक्टर बोला जाएगा। उसको हम अपने क्रेडिट के जो हमने सामान बेचे हैं, बिल बेचे, सामान बेचा है, उसको हम क्रेडिट के जो इन्वॉइसेस हैं उसकी एक कॉपी उस बैंक को भेज देते हैं, एक कस्टमर को भेज देते हैं। और बैंक जो है उस, या जो हमारा वो फैक्टर जिसको हम बोल रहे हैं, तो वो फैक्टर उस क्रेडिट बिल के बदले में हमें साथ में पेमेंट कर देता है। और वो बैंक जो है वो कस्टमर से जितना टाइम का क्रेडिट हमने उस कस्टमर को दिया है उतने टाइम का जो है वो क्रेडिट उसको देने के बाद उस कस्टमर से बैंक पैसे कलेक्ट कर लेता है। तो एक कॉन्टिन्यूस हमारा सर्कल बन जाता है। बैंक जो है हमें साथ साथ पेमेंट कर देता है, जो हमारी क्रेडिट सेल है उसकी पेमेंट हमें साथ साथ मिल जाती है, और उसको जो है पेमेंट को कलेक्ट भी बैंक जो है उस कस्टमर से कर लेता है। बट इसके लिए जो है वो बैंक जो है, या वो जो फैक्टर जिसकी हम बात कर रहे हैं, क्योंकि उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को फैक्टर बोला जाता है, तो वो फैक्टर हमसे जो है उसके बदले में कमीशन चार्ज करता है। अब ये बात आती है डिटर्मिनिंग द वर्किंग कैपिटल फाइनेंशियल मिक्स। फाइनेंसिंग मिक्स जो है वो हमने कैसे यूज़ करना है। तो फाइनेंसिंग मिक्स कैसे यूज़ करना है उसके लिए क्या है कि जो हमारे सोर्सेज मैंने अभी बताया पिछले उसमें, कि कुछ आपके टेम्परेरी बेसिस पर रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए और कुछ फिक्स कैपिटल को पूरा करने के लिए। तो वो कैसे डिसाइड हो कि कितने फंड्स हमें जो है वो टेम्परेरी सोर्सेज से पूरे करने हैं और कितने जो है वो फिक्स सोर्सेज से पूरे करने हैं। तो उसके लिए फाइनेंसिंग मिक्स डिसाइड करने के लिए कुछ अप्रोचेज हैं हमारे पास। पहले वाली अप्रोच है हैजिंग और मैचिंग अप्रोच। हैजिंग और मैचिंग अप्रोच का मतलब है कि हम मैच कर लेते हैं, और मैच करने का मतलब कि जितनी रिक्वायरमेंट हमारी लॉन्ग टर्म की है वो लॉन्ग टर्म सोर्सेज से पूरी कर ली जाए, जो यानी कि फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो फिक्स सोर्सेज से, और जो टेम्परेरी या सीजनल वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो टेम्परेरी जो हमारे शॉर्ट टर्म सोर्सेज हैं उनसे पूरी कर ली जाए। और दूसरा कंजर्वेटिव अप्रोच। कंजर्वेटिव अप्रोच में कहा जाता है कि जितनी भी मैक्सिमम हमारी रिक्वायरमेंट है, जितनी हमें प्रिडिक्ट कर सकते हैं, वो सारी की सारी मैक्सिमम रिक्वायरमेंट हमें जो है लॉन्ग टर्म सोर्सेज से ले लेनी है। हमें जो शॉर्ट टर्म सोर्सेज पे डिपेंड नहीं करना है, हमें कोई रिस्क नहीं उठाना है कि किसी टाइम पे भी हमारे पास जो है वो फंड्स की कमी हो। तो रिस्क को कम करने के लिए, लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए हम जो है वो कंजर्वेटिव अप्रोच का यूज़ करते हैं। बट इसमें बेसिकली क्या होता है कि हमारा थोड़ा सा नुकसान हो जाता है कि हमारी कॉस्ट जो है वो रिलेटिवली बढ़ जाती है, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म के लिए आपने फंड्स लेने हैं उनकी कॉस्ट जो है वो ज़्यादा होती है। देन एग्रेसिव अप्रोच। एग्रेसिव अप्रोच वाले कहते हैं कि हमें तो जो है वो टोटली जो जितनी भी एस्टिमेटेड रिक्वायरमेंट्स हैं सभी रिक्वायरमेंट्स जो है वो शॉर्ट टर्म सोर्सेज से लेनी है, और अपनी जो है वो कॉस्ट को कम करना है। और कॉस्ट को कम करने की वजह से क्या है कि वो थोड़ा सा कॉस्ट कम हो जाती है, प्रॉफिट बढ़ जाते हैं, बट जो है वो साथ साथ में रिस्क भी बढ़ जाता है। तो इस अप्रोच को समझने के लिए कि हमारी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कैसे हम डिसाइड करेंगे, तो इन तीनों अप्रोचेस के लिए हमने एक एग्जांपल लिया है। तो ये हमने जो है 6-7 महीने का लिया है। नॉर्मली जो है वो फुल ईयर के लिए कंसिडर किया जाता है। तो जो भी है हमारी जो ऑल ओवर फुल ईयर के लिए कितनी रिक्वायरमेंट है, और करंट एसेट्स में कितनी इन्वेस्टमेंट है, कि जनवरी में इतनी है, फरवरी में इतनी है, मार्च में, अप्रैल में, जून, जुलाई, तो जितने भी टाइम के लिए आप निकाल रहे हैं, नॉर्मली हम 1 ईयर के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमने 1 ईयर के लिए हमारी रिक्वायरमेंट हमने जो है वो एस्टिमेट लगा लिया कि हमारी वर्किंग कैपिटल जो है करंट एसेट्स में इतनी इतनी इन्वेस्टमेंट रहने वाली है। अब परमानेंट बेसिस पर देखना है हमने कि परमानेंट बेसिस पर कितनी इन्वेस्टमेंट रहने वाली है। तो परमानेंट बेसिस पर कितनी इन्वेस्टमेंट रहने वाली है उसके लिए आपको देखना है कि इसमें आपकी सबसे मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी है। तो मिनिमम अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो है वो 45,000 जो है वो मिनिमम रिक्वायरमेंट है। दैट इज़ योर परमानेंट और फिक्स इन्वेस्टमेंट की। इस महीने भी आपको 45 चाहिए, इसमें भी कम से कम 45 तो चाहिए, यहाँ पे भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, मतलब 45 से कम के बिना तो आपका काम चलेगा ही नहीं। तो मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो 45,000 है। हर महीने जो है वो मिनिमम आपको 45,000 जो है वो इन्वेस्ट करके ही रखने पड़ेंगे। दैट मीन्स कि वो आपकी परमानेंट और फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होगी। जैसे मैंने बताया था ना कि फिक्स और परमानेंट और साथ में टेम्परेरी के बारे में वो हमने किया था। तो जो परमानेंट कैपिटल का मतलब कि जो मिनिमम रिक्वायरमेंट हमारी रहती है करंट एसेट्स में इन्वेस्ट, वो हमारी परमानेंट कैपिटल हो जाती है। तो परमानेंट हमारी 45,000 होगी, तो परमानेंट और फिक्स कैपिटल वो 45,000 होगी। और टेम्परेरी जो है वो डिफरेंस हो गया इसका, कि इसमें से 45,000 माइनस करेंगे तो इतनी जो है वो हमारी सीजनल या टेम्परेरी रिक्वायरमेंट है, कि इस महीने 5,400 की है, किसी महीने
महीने 5000 की है, किसी महीने 3700 की है, किसी महीने 1000 की है, और इस महीने 2500 की है। तो इसमें से मिनिमम रिक्वायरमेंट माइनस करेंगे तो वो बैलेंस आपके पास आ जाएगा कि इस महीने की सीजनल रिक्वायरमेंट इतनी है, तो इस महीने की ये 7000 है। अब ये आपके पास परमानेंट भी आ गया, टेम्परेरी भी आ गया। तो हैजिंग अप्रोच में क्या करेंगे कि हमें पता है कि मिनिमम जो है हमारी इतनी इन्वेस्टमेंट रहने वाली है, परमानेंट रिक्वायरमेंट इतनी है और इतनी टेम्परेरी रिक्वायरमेंट है। तो परमानेंट जो रिक्वायरमेंट है उसको हम परमानेंट सोर्सेज से, शेयर कैपिटल से, डिबेंचर से, या अपने प्रॉफिट्स में से, या लॉन्ग टर्म लोन से जो है वो इतनी रिक्वायरमेंट हम वहाँ से पूरी करेंगे। और इसको जो है वो शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स लाइक कमर्शियल पेपर्स, इंडिजीनियस बैंकर्स, ट्रेड क्रेडिटर्स, इंस्टॉलमेंट क्रेडिट या शॉर्ट टर्म एडवांसेस, तो उनसे जो है हम उसको यहाँ से टेम्परेरी रिक्वायरमेंट को उस शॉर्ट टर्म सोर्सेज से पूरा करेंगे। ये है हैजिंग अप्रोच की, जो परमानेंट है उसको लॉन्ग टर्म सोर्सेज से, जो टेम्परेरी रिक्वायरमेंट है उसको जो है वो शॉर्ट टर्म सोर्सेज से, उसको बोलते हैं हैजिंग और मैचिंग अप्रोच की। जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट है, मतलब अपनी रिक्वायरमेंट्स को और मैच्योरिटी को हम मैच कर लेते हैं कि कब कितनी रिक्वायरमेंट्स होने वाली हैं, उसके अकॉर्डिंगली जो है हम अपने सोर्सेज को अरेंज कर लेते हैं। देन कंजर्वेटिव अप्रोच में क्या होगा कि हम कितना फाइनेंस लेंगे, हम देखेंगे कि मैक्सिमम कितने हमें रिक्वायरमेंट है। हमें मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है 52,000 की। अगर आप देख रहे होंगे कि सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट यहाँ पे फिगर है दैट इज 52,000। तो इन केस ऑफ कंजर्वेटिव अप्रोच हम क्या करेंगे कि जो हमें लॉन्ग टर्म सोर्सेज से लेना है, हम यहाँ पर 52,000 लेंगे। हेजिंग अप्रोच में कितना लिया था हमने, 45,000 लिया था जो मिनिमम रिक्वायरमेंट थी। बट कंजर्वेटिव अप्रोच में क्या करेंगे, हम जो है वो मैक्सिमम रिक्वायरमेंट को जो है वो लॉन्ग टर्म सोर्सेज से फाइनेंस करेंगे, यानी कि 52,000 जो है हम लॉन्ग टर्म सोर्सेज से फाइनेंस करेंगे। हमें कोई रिस्क नहीं उठाना, हमें अपनी लिक्विड पोजीशन को स्ट्रांग रखना है, रिस्क को कम करना है। बेशक हमारी कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि हम इतना फंड्स जो है वो मैक्सिमम फंड्स जो है वो लॉन्ग टर्म सोर्सेज से लेंगे तो कॉस्ट हमारी बढ़ जाती है। तो दैट इज कंजर्वेटिव अप्रोच की, जिसमें हमने जो है वो रिस्क नहीं उठाना, और जो है वो लिक्विड पोजीशन को अपने स्ट्रांग रखना है। तो हम क्या करेंगे कि जो हाईएस्ट रिक्वायरमेंट है वो हमने लॉन्ग टर्म सोर्सेज से फाइनेंस करनी है। हाँ, इन केस की इससे भी ज़्यादा किसी महीने में रिक्वायरमेंट हो जाती है, एक्सेप्शनली हो जाती है किसी टाइम पे, तो वो वाली रिक्वायरमेंट जो है हम शॉर्ट टर्म सोर्सेज से पूरा करेंगे। देन एग्रेसिव अप्रोच में क्या है कि जितनी भी ये टोटल रिक्वायरमेंट आपको दिख रही है, ये सारी की सारी टोटल की टोटल रिक्वायरमेंट जो है, चाहे वो 50,000 की है, 50,400 की है, 48,700, 46,000, तो जिस महीने में जितनी रिक्वायरमेंट है वो सारी रिक्वायरमेंट शॉर्ट टर्म सोर्सेज से ही पूरी की जाएगी। हम यहाँ पे लॉन्ग टर्म सोर्सेज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। दैट इज एग्रेसिव अप्रोच की। जितनी भी हमारा एस्टिमेट है वो सारा का सारा कंप्लीट एस्टिमेट जो है हम लॉन्ग टर्म सोर्सेज से पूरा नहीं करेंगे, बल्कि उसके लिए हम सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म सोर्सेज का ही यूज़ करेंगे। वो हमारी एग्रेसिव अप्रोच। उसमें क्या है कि हमारा रिस्क बढ़ जाता है कि शॉर्ट टर्म सोर्सेज को अरेंज करना मुश्किल भी हो जाता है कई बार, कि वो सोर्स आपका काम करेगा या नहीं करेगा, उस टाइम पे आप उतने फंड्स उस सोर्स से रेज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, वो रिस्क हमारा बढ़ जाता है। बट दूसरी तरफ क्या है कि क्योंकि शॉर्ट टर्म सोर्सेज होते हैं तो उसमें हमारा कॉस्ट कम आती है, क्योंकि जिसने भी शॉर्ट टर्म के लिए लोन देना तो कम कॉस्ट पे, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हमें मिल जाता है। और लॉन्ग टर्म में वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है हमारा, या जो भी उसके ऊपर पे करना है हमारी, वो कॉस्ट बढ़ जाती है। तो एग्रेसिव अप्रोच में प्रॉफिट बढ़ जाते हैं, रिस्क बढ़ जाता है, बट साथ में जो है कॉस्ट भी कम कर सकते हैं हम इस एग्रेसिव अप्रोच में। तो ये तीन अप्रोचेज हैं जिससे हम वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग मिक्स को डिसाइड कर सकते हैं: हैजिंग अप्रोच, कंजर्वेटिव एंड एग्रेसिव। हैजिंग में क्या बताया मैंने आपको कि आप आइडेंटिफाई कर लेंगे अलग अलग परमानेंट और टेम्परेरी। परमानेंट परमानेंट सोर्सेज से, लॉन्ग टर्म सोर्सेज से, और टेम्परेरी वाली शॉर्ट टर्म सोर्सेज से फाइनेंस करते हैं, वो हैजिंग और मैचिंग अप्रोच है। कंजर्वेटिव में क्या किया जाएगा कि आप देखेंगे कि हाईएस्ट कितनी रिक्वायरमेंट है, हाईएस्ट जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी आपका एस्टिमेट है, सारा का सारा आप जो है वो लॉन्ग टर्म सोर्सेज से फाइनेंस करेंगे, ताकि आपकी लिक्विडिटी पोजीशन स्ट्रांग रहे, रिस्क को आप कम कर सकें। बट इसका नुकसान क्या रहता है कि इससे जो है वो कॉस्ट बढ़ जाती है। देन एग्रेसिव अप्रोच, इसमें कोशिश रहती है कि हम जो है वो जितनी भी टोटल रिक्वायरमेंट्स हैं वो सभी की सभी रिक्वायरमेंट शॉर्ट टर्म सोर्सेज से पूरी की जाए, जिससे हमारा जो है वो रिस्क बढ़ जाता है, प्रॉफिट भी साथ में बढ़ जाता है, बट कॉस्ट जो है वो कम हो जाती है। तो यही है आज की वीडियो में। ओके, थैंक यू।